मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। महाचक्रवात अम्फान ने उड़ीसा के तटों के करीब पहुंचने के साथ ही कुछ हिस्सों में बारिश शुरू हो चुकी है, जबकि राज्य सरकार ने संवेदनशील एवं निचले इलाकों को खाली करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर के निदेशक HR विश्वास ने कहा कि सुबह अम्फान का केंद्र पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर था, जो पारादीप से करीब 520 किलोमीटर दक्षिण, दीघा से 670 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और बांग्लादेश के खेपुपारा से 800 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की उड़ीसा में 15 और पश्चिम बंगाल में 19 टीमें तैनात की गई हैं। NDRF के प्रमुख SN प्रधान ने कहा कि ये टीम जागरूकता, संचार और लोगों को बाहर निकालने का काम कर रही हैं। बंगाल में 2 टीमें निकालने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम इस समय दोहरी चुनौती का सामना कर रहे हैं। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में अम्फान तूफान का असर देखने लगा है। जिले में भारी बारिश हो चुकी है। प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को निर्देश। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि तूफान उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। आंशिक रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को भी छू रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं को राहत कार्यों और अनेक लोगों की निकासी प्रक्रिया में प्रशासन के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। 3 लाख लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कहा कि अम्फान के खतरे को देखते हुए 3 तटीय जिलों से अब तक लगभग 3 लाख लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। मैं रेलवे से अनुरोध करती हूं कि एहतियात के तौर पर प्रवासी श्रमिकों को बुधवार, बृहस्पतिवार की सुबह पश्चिम बंगाल वापस नहीं लाया जाए। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में NDRF की 36 टीमें तैनात हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि 36 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें वर्तमान में ही उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तैनात है। नौसेना और वायुसेना और तटरक्षक बल के जहाज़ों और विमानों के साथ सेना और नौसेना के बचाव और राहत दल को स्टैंड बाय पर रखा गया है। कैबिनेट सचिव ने तूफान को लेकर तीसरी बैठक की। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र मंत्रालयों, एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। बैठक में उड़ीसा के मुख्य सचिव और पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त सचिव ने NCMC को अब तक किए गए तैयारी के उपायों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निचले इलाकों में लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि खाद्यान्न, पीने के पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सभी कार्रवाई की गई है। बिजली और दूरसंचार सेवाओं के रखरखाव और बहाली के लिए टीमें भी तैनात की गई हैं। राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मदद करने की अपील की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चक्रवाती तूफान के मद्देनज़र मंगलवार को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि वो लोगों के खतरे के बारे में आगाह करें और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में मदद करें। उन्होंने ट्वीट किया कि कोरोना संकट के बीच अम्फान तूफान देश में आ रहा है। मैं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे अपने आसपास के लोगों को खतरे की चेतावनी दें और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद करें। आप सभी सुरक्षित रहें। तट पर लगाया जा रहा है अस्थायी बाढ़। पश्चिम बंगाल के ताजपुर और पूर्वी मेदिनीपुर में अम्फान चक्रवात के मद्देनज़र नागरिकों द्वारा तट पर अस्थायी बाढ़ लगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने अम्फान तूफान के मद्देनज़र पश्चिम बंगाल के लिए ऑरेंज जारी किया है और आगाह किया है कि कोलकाता, हुगली, हावड़ा, दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर जिले में बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। कोरोना महामारी के इस समय में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, UGC और विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन पढ़ाई का हल्ला मचाया हुआ है, बिना यह देखे कि इस व्यवस्था के लिए संसाधन है या नहीं। ऑनलाइन पढ़ाई कितना यह देखें शुरू कर दी कि कितने छात्रों के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप हैं या नहीं। यह बिना देखे कि छात्र और शिक्षक इस नए माध्यम के लिए कितना तैयार हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के अध्ययन में सामने आया है
कि कोरोना महामारी का सबसे ज़्यादा प्रभाव छात्रों पर पड़ा है। दुनिया के 191 देशों के करीब 157 करोड़ छात्र इससे प्रभावित हुए हैं। इन प्रभावित छात्रों में भारत के 32 करोड़ छात्र भी शामिल हैं। भारत में 25 मार्च के पहले दौर के राष्ट्रीय लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही स्कूल कॉलेज एहतियात के तौर पर बंद कर दिए गए। 21 दिनों की ये समय सीमा 14 अप्रैल को खत्म होनी थी। इसी बीच केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि है और उनका मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि यदि स्कूल और कॉलेजों को 14 अप्रैल के बाद भी बंद रखने की जरूरत पड़ी तो छात्रों को पढ़ाई लिखाई का कोई नुकसान न हो। महामारी का संकट बढ़ने लगा तो सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई के निर्देश जारी कर दिए, लेकिन इसने देश में एक नई तरह की असमानता को जन्म दे दिया है। इस ऑनलाइन पढ़ाई में गांव के छात्र वंचित हो गए हैं और शहरों के भी वो छात्र वंचित हो गए हैं जिनके पास स्मार्टफोन, लैपटॉप या आदि महंगे गैजेट नहीं हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उच्च शिक्षा विभाग के हवाले से बताया गया कि पूरे राज्य में केवल 44% छात्रों की तक ही ऑनलाइन पढ़ाई पहुंच पाई है। इस रिपोर्ट के अनुसार चमोली में सर्वाधिक 61% छात्र और चंपावत में सबसे कम 28% छात्र ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ पाए हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड एकमात्र केंद्रीय विद्यालय है। उच्च शिक्षा के लिए श्रीनगर पहाड़ों का केंद्र है। कोरोना महामारी के कारण गढ़वाल विश्वविद्यालय 16 मार्च से बंद है। छात्रों की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े इसके लिए विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की थी। माह बीतने के बाद ही 30-40 बच्चों को विश्वविद्यालय ऑनलाइन पढ़ाई से नहीं जोड़ पाया। विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर तबके के छात्रों का प्रतिशत ज़्यादा है, जिसके कारण उसने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सबसे ज़रूरी टूल्स स्मार्टफोन की उम्मीद करना ही बेईमानी है। ऑनलाइन पढ़ाई संकट के समय में एक अच्छा माध्यम हो सकता था, लेकिन संसाधनों की कमी से छात्रों को एक बड़ा तबका इससे वंचित हो गया है। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अच्छी स्पीड की नेट कनेक्टिविटी, जो कि शहरों में हो सकता है, जबकि हमारे यहाँ ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र अधिक पढ़ते हैं। भारतीय इंटरनेट और मोबाइल समूह के 2019 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 67% पुरुषों की तुलना में केवल 33% महिलाएं ही इंटरनेट का प्रयोग करती हैं और ग्रामीण भारत में यह असमानता 72% पुरुषों की तुलना में केवल 28% रह जाती है। अगर आंकड़ों पर देखें तो फिर गाँवों के देश में हम ऑनलाइन शिक्षा को कैसे सभी छात्रों और उन लड़कियों तक पहुंचा पाएंगे जिसके हिस्से खेती बाड़ी और घर के तमाम कामों को करने के बाद ही अंत में पढ़ाई आती है। वहीं दूसरी ओर देशव्यापी लॉकडाउन के पहले सप्ताह में अपने गांव लौटने को बेचैन लोग भारी संख्या में सड़कों पर दिखे। मजदूर इन लोगों को परिवहन के जरिए जो भी साधन हाथ लगे उन्हीं के सहारे वे अपने घर लौटने की कोशिश कर नजर आए। फिर चाहे भीड़भाड़ वाली ट्रेन की छत हो, बसों के ऊपर खचाखच भरे लोग हों, या साइकिल रिक्शा हो, या फिर पैदल ही सड़कों पर हजारों किलोमीटर लंबे रास्ते को नापने का जज्बा हो, जो लोग किसी तरह बस अपने गांव जाने की जुगत में लगे थे। दिल्ली जैसे शहरों से हुआ यह पलायन बरबस भारत विभाजन के दौरान जनसंख्या अदला बदली की दुखद याद दिलाता है। वह प्रक्रिया तो दो राष्ट्रों के बीच अनिवार्य राजनीतिक विभाजन के लिए खींची गई एक नई रेखा की वजह से थी, जबकि वर्तमान पलायन ने देश के अंदर ही ग्रामीण और शहरी भारत के बीच पनपते एक अवांछनीय विभाजन का उजागर किया है। एक विशेष अंतर यह था कि अचानक हुई तब तालाबंदी की वजह से दिल्ली और उसके आसपास के शहरों से प्रवासी श्रमिकों का अप्रत्याशित विस्थापन हुआ। आमतौर पर जीवन को बेहतर बनाने की तलाश लोगों को ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर प्रवास करने को प्रेरित करती हैं। सवाल यह है कि क्या वास्तव में इस प्रक्रिया में इन प्रवासियों को गांवों की तुलना में शहरों में एक बेहतर जिंदगी दी? अगर सच में ऐसा हुआ तो अब हम शायद ही विपरीत दिशा में होने वाली इतने बड़े पलायन को देखते। यह समयोचित मौका है कि एक गंभीर स्थिति में प्रभावपूर्ण सुधार ला पाने का, एक ऐसा सुधार जो ग्रामीण लोगों और शहरों के वासी दोनों के हित में हो। दिसंबर 2018 में दुनिया की अधिकांश देशों ने ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन पर सहमति के हस्ताक्षर किए थे। इस सहमति पत्र का चरम उद्देश्य यह था कि प्रवास के आवागमन को सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित बनाया जाए। जीसीएम दरअसल सीमाओं के पार होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पर लागू है, जहां कार्यान्वयन की जिम्मेदारी गंतव्य देशों की अधिक होती है,
क्यों न भारत में इसके मापदंड तथा उद्देश्य को अतिरिक्त प्रवास से जुड़े आवागमन में सुधार लाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। क्या ग्रामीण भारत और शहरों के बीच सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित आवागमन तथा प्रवास की व्यवस्था नहीं हो सकती? जैसा कि हमने तालाबंदी के दौरान हुए पलायन में देखा, किसी भी दृष्टिकोण में यह सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित नहीं देखा। फिर भी इससे भविष्य के लिए सीखने की गुंजाइश जरूर मिलती है। साभार, डेली हंट एंड डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।